नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम हिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 1 के बारे में। इस पूरी ही वीडियो में मैं आपको यूनिट 1 जो है वो कवर करवा दूंगी। इस यूनिट का नाम है इतिहास लेखन की प्रवृत्तियां और स्रोतों का सर्वेक्षण। ये जो आपका इसमें नोट्स वगैरह जो भी होगा या जो भी मैं पढ़ाऊंगी आपको, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी जिस भी बच्चे के पास मेजर या माइनर हिस्ट्री अगर किसी के पास मेजर में है तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिसके पास माइनर में है उसके लिए भी ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी बच्चा सोल से है, ड्यू से है, एनसी वेब से है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि टेलीग्राम पे हमारा चैनल है। अभी तक वहाँ पर 3,000 प्लस बच्चे ज्वाइन हो रखे हैं। चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप हमारे चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं और आने वाली सारी अपडेट या नोट्स वगैरह आपको इजीली वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, इतिहास के स्रोत, स्रोत का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी चीजें जिससे हमें जानने के लिए मिले, कुछ भी चीज हमें जानने के लिए मिले। अब किसको जानना है? यहाँ पर इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास को जानेंगे। तो इतिहास को जानने के स्रोत यानी जो भी आप इतिहास में आगे पढ़ोगे, जैसे कि आपकी हड़प्पा सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, मध्यकाल है, मुगल है, जो भी आप आगे जाके पढ़ोगे तो उनके बारे में आखिरकार हमें पता कैसे लगता है। तो इसी का पता लगाने के लिए, यानी ये चीज़ें हमें पता लगी, जिन चीज़ों से पता लगाना उसको अलग अलग भागों में उसको बांट दिया। जैसे कि साहित्यिक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत है और यात्रा वृत्तांत है। साहित्यिक में आपका बेसिकली बुक वगैरह आता है, लिटरेचर वगैरह आपका। पुरातात्विक की बात करें तो इसमें आपको जैसे जो खुदाई से कुछ अवशेष मिलते हैं, खुदाई वगैरह से, या सिक्के वगैरह हो गए, तो इसमें आपका वो आता है। यात्रा वृत्तांत की बात करें तो यात्रा वृत्तांत जो होता है वो विदेशी वगैरह जो आए थे हमारे देश में, जैसे आपको पता होगा चीन से हैनसंग वगैरह जो आए थे, या इबन बतूता की कहानियों में आपने पढ़ा होगा। तो जो भी बाहर से जो यात्री आए थे दूसरे देश से हमारे देश में, मतलब भारत को जानने के लिए, तो वो कुछ बुक वगैरह लिखते थे, बुक वगैरह या राइटिंग वगैरह लिखते थे कि मेरा जो यात्रा है वो वहाँ पे कैसी गई, क्या क्या चीज़ मैंने देखी। तो वहाँ से भी हमें कुछ जो है जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में। साहित्यिक स्रोत को भी बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है: सामाजिक आर्थिक धर्म ग्रंथ, धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ और ऐतिहासिक रचना। देखिए, सामाजिक आर्थिक जो धर्म ग्रंथ होते हैं उनको भी 3 भागों में बांटा गया है: हिंदू धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया और जैन धर्म हो गया। यानी इनके भी कुछ धर्म ग्रंथ मिलते हैं जिससे हमें इनके धर्मों के बारे में जानने के लिए मिलता है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि वन बाय वन कि हिंदू धर्म ग्रंथ में हमें क्या मिला है, बौद्ध धर्म ग्रंथ में क्या मिला है और जैन धर्म ग्रंथ में हमें क्या मिला है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हिंदू धर्म ग्रंथ की। सबसे पहले हिंदू जो धर्म ग्रंथ है उसमें जो मेन है वो है वेद। आपको पता है कि वेदों की जो रचना हुई थी ना, वेदों की रचना से ही हमें जो है काफ़ी काल के बारे में पता लगता है। यानी वैदिक काल है, वैदिक काल के बारे में, वैदिक काल में ही वेदों की रचना हुई और वहीं से हमें वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही हम देखें रामायण और महाभारत, तो उससे भी हमें कहीं ना कहीं इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अलावा पुराण है, संस्कृति स्मृति है, अरणायक और उपनिषद है। अरणायक और उपनिषद जो हिंदू धर्म ग्रंथ है उससे हमें हिंदू समाज के जो रीति रिवाज है, उसकी परंपराएं हैं, उसके बारे में जानकारी मिलती है कि प्राचीन भारत में, यानी प्राचीन समय में कैसा हमारा हिंदू जो धर्म था वो कैसा था, वहाँ पे रीति रिवाज क्या थे उनके समाज में। और हिंदू राजवंशों के साहित्य, कुछ हिंदू राजवंशों के भी साहित्य हैं जिससे हमें कुरु वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद दूसरा है बौद्ध धर्म ग्रंथ। बौद्ध धर्म ग्रंथ में सबसे इम्पॉर्टेंट है त्रिपिटक। त्रिपिटक से हमें सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के बारे में पता लगता है कि वहाँ पर सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था कैसी थी बौद्ध लोगों की। साथ ही जातक है, दिव्यावदान, ललित विस्तार, तो ये सारी के सारे धर्म ग्रंथ है जिससे हमें कहीं ना कहीं भारत के बारे में, यानी प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद है जैन धर्म। जैन धर्म में भी ये जो 3 हैं ये आपके धर्म ग्रंथ हैं जिससे हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद देखें हम कुछ धर्म निरपेक्ष साहित्य है। धर्म निरपेक्ष साहित्य जो यानी धर्म
इतिहासकारों ने इनको भी 3 भागों में जो है डिवाइड किया गया है। पहला करा है राजनीतिक अर्थव्यवस्था से संबंधित रचना, दूसरा नाटक और तीसरा है जीवन चरित्र। वन बाय वन एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, जो आपका राजनीतिक अर्थव्यवस्था से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं, तो उसकी एक जो रचना है, हम एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र आपको पता है किसने लिखी थी? कौटिल्य द्वारा लिखी थी। कौटिल्य यानी चाणक्य भी कौटिल्य को कहते थे, यानी कौटिल्य का नाम ही चाणक्य था। तो चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र के बारे में लिखा गया था। अर्थशास्त्र यहाँ पे इकोनॉमिक नहीं है। अर्थशास्त्र का मतलब है कि वहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी थी उस टाइम की, मौर्य साम्राज्य की, और मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें वहाँ से जानकारी मिलती है। किससे? अर्थशास्त्र से। साथ ही कौटिल्य ने राजनीति और कूटनीति के बारे में बताया है। मौर्य काल के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन का वर्णन इस अर्थशास्त्र बुक में किया है। ऐसे महान लेखक भी रहे हैं जिन्होंने लेखक वगैरह भी नाटक वगैरह भी लिखा है। जैसे कि ये 3 नाटक है। पहला है आपका मुद्रा राक्षस, जिससे हमें नंद और मौर्य वंश के आपसी संबंध में, यानी ये 2 वंश थे, नंद वंश और मौर्य वंश, इन दोनों के बीच में आपस में कैसे रिलेशन थे इसके बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा है देव चंद्रगुप्तम, इससे हमें गुप्त वंशावली, यानी गुप्त जैसे पहले श्रीगुप्त हुए, फिर उसके बाद कौन आया, चंद्रगुप्त कब आए, तो गुप्त वंश के बारे में हमें प्रॉपरली जानकारी मिलती है। उसके बाद है ये आपका मालवी कग्नि मित्र, इससे हमें शुंग राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये 3 नाटक है। नाटक के अलावा जीवन चरित्र। जीवन चरित्र यानी जिसने किसी के जीवन के बारे में प्रॉपर लिखा हो। तो सबसे पहले है हर्षचरित। हर्षचरित जो है वो हर्षवर्धन के बारे में लिखा गया है इसमें प्रॉपरली, यानी वर्धन वंश के राजा के बारे में। किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा। दूसरा है पद्मचरित और पद्म गुप्त चरित, इसमें गौर निरपति शासक शशांक के बारे में लिखा गया है। उसके बाद राजा जो है विक्रमादित्य के बारे में जानकारी मिलती है हमें विक्रमादेव चरित से। तो ये जीवन चरित्र है, ये आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो। क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आता है कि इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या है, तो आप यहाँ पे ऐसे डायग्राम वगैरह बना के एक्सप्लेन करके आपको लिखना है। इसके बाद आता है आपका पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक जो स्रोत होते हैं वो मतलब जैसे कि कहीं पे खुदाई वगैरह करते हैं तो वहाँ से कुछ अभिलेख मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, या नगर मिल गया, या कोई मतलब स्मारक मिल गई बड़ी सी, उससे हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? इतिहास के बारे में। तो वन बाय वन हम ये देखेंगे कि अभिलेख क्या होता है, सिक्का, नगर तथा स्मारक और अन्य अवशेष। तो सबसे पहले देखिए अभिलेख। अभिलेख जो है ना वो बहुत विश्वसनीय यानी ट्रस्टेबल स्रोत होता है, ट्रस्टेबल सोर्स है किसको? इतिहास को जानने के लिए, क्योंकि ये जो है वो तथ्य आधारित होते थे, यानी फैक्ट पर डिपेंड होते थे। ये नहीं कि मतलब कुछ भी लिख दिया, ये नहीं था। अभिलेख जो थे वो मतलब वाकई में जब कुछ चीज़ कुछ रियल होता था, जैसे कोई युद्ध वगैरह वहाँ हुआ है, कोई युद्ध वगैरह कोई जीता है, तो वहाँ पर मतलब रियल फैक्ट के ऊपर ही आधारित होता था। कौन? अभिलेख। और अभिलेख जो है वो बेसिकली पत्थर और धातुओं पर लिखे जाते थे। साथ ही अभिलेख जो है वो 2 प्रकार के होते थे। राजकीय अभिलेख जिसको राजा वगैरह लिखवाते थे, दूसरा होता था निजी अभिलेख जो लोग वहाँ पर खुद लिखते थे अपनी दिलचस्पी के लिए। उसके बाद है अभिलेख जो है ना वो विभिन्न समय में विभिन्न स्थान पर और विभिन्न भाषा में लिखे मिले हैं। ये जरूरी नहीं कि हर जगह हमें पाली भाषा में मिल गई या हर जगह हमें संस्कृत भाषा में मिले हैं। आप अगर पाकिस्तान साइड देखोगे तो वहाँ पे उर्दू भाषा में मिले हैं, नेपाल साइड देखोगे तो पाली भाषा में मिले हैं, प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, तो अलग अलग भाषा में मिले हैं। जैसे अब वहाँ पे देखो साउथ साइड में तो तमिल हो गया, तेलुगु में हमें अभिलेख मिले हैं। ठीक है, कहाँ कैसे मिले हैं? ये खुदाई वगैरह से हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं। बेसिकली मतलब आपको पता होगा जैसे कोई पत्थर है, पत्थर के ऊपर कुछ लिखवा दिया किसी ने या किसी ने खुद खुद लिख दिया, तो ये होता है अभिलेख। उसके बाद राजकीय अभिलेख। राजकीय अभिलेख मैंने आपको बताया राजा या अधिकारियों द्वारा लिखे जाते थे या लिखवाए जाते थे। अशोक के 14 बड़े शिलालेख, यानी अशोक के जो अशोक ने ना 14 शिलालेख लिखवाए थे, मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थरों पर कुछ कुछ बातें उसमें लिखवाई थी। उसके बाद जो है अधिकांश जो शिलालेख है ना वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। अब लिपि वहाँ पे 2 टाइप की थी, एक थी ब्राह्मी लिपि, दूसरी थी खरोष्टी। खरोष्टी में तो बहुत कम मिले हैं, लेकिन ज़्यादातर जो शिलालेख है, अधिकांश शिलालेख वो ब्राह्मी लिपि में हमें मिले हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं सिक्के।
सिक्के जो हैं वो मतलब एक बहुत ज़्यादा मुख्य सोर्स होता है इतिहास को जानने का। सिक्के धातु पर बनाए जाते थे। सिक्कों पर चित्र होता था, आपको पता होगा। एक चित्र अभी आप आगे जाके पढ़ोगे, एक सिक्के मिला है, सिक्के पे समुद्रगुप्त की मतलब चित्र है, और उसमें ये दिखाया गया है कि समुद्रगुप्त ने अपने हाथ में वीणा ले रखी है। अब ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त को शायद संगीत से प्रेम था, इसीलिए उन्होंने अपने हाथ में वीणा ले रखी है और उसका जो है सिक्का बनवाया है। और सिक्कों का जो महत्व है ना, वो गुप्त काल के पतन के बाद से घट गया था। मतलब गुप्त काल से पहले तो सिक्कों का महत्व बहुत ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही गुप्त काल का पतन हुआ तो उस टाइम पर क्या हुआ, सिक्कों का महत्व जो है वो घट गया था। उसके बाद है नगर और स्मारक। नगर और स्मारक में देखो, आपको पता है खुदाई में बड़ी संख्या में नगर मिले हैं, क्योंकि अगर आज भी आप देखो, अंग्रेज ने जो पटरी बिछवाई थी, रेलवे बिछवाई थी, कहीं कहीं किसी किसी गांव में आज भी वो पटरी जो है खोदने पे मिल जाती हैं। तो उससे हमें क्या पता लगता है कि यहाँ पे पहले रेलवे थी, रेलवे चलती थी। तो सेम चीज़ ऐसे ही खुदाई में बहुत बड़े बड़े नगर वगैरह भी मिले हैं इतिहासकारों को। जैसे बात करें एग्जाम्पल में, तो राजगीर, राजगीर जो नगर है वो बिहार में मिला था। पंजाब में तक्षशिला मिला है, राजस्थान में सांभर मिला है, संभार। ठीक है। अंग्रेजों के समय में पंजाब पाकिस्तान में खुदाई के द्वारा हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिली है। किसके टाइम पे मिली थी? अंग्रेजों के टाइम पे। किसकी जानकारी? हड़प्पा सभ्यता की जानकारी, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, नेक्स्ट यूनिट होगा। हड़प्पा मोहनजोदड़ो नगर के बारे में ज्ञान हुआ है। कैसे ज्ञान हुआ था? खुदाई से। खुदाई की गई, वहां पे कुछ अवशेष मिले, गुफाएं मिली, गुफाओं के अंदर मतलब चित्र वगैरह मिले, गुफाओं पे छपे हुए। तो वहां से ये पता लगा कि हाँ, मतलब पहले यहाँ पर कोई संस्कृति, कोई सभ्यता यहाँ पर थी। उसके बाद अन्य अवशेष देख लेते हैं। अन्य अवशेष जैसे कि गुफा, मंदिर, मठ, औजार, स्तंभ, मृदभांड, पत्थर आदि, ये सब जो है हमें अन्य अवशेष में मिले हैं। अब लास्ट जो आपका रह गया वो है यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत मैंने आपको बताया था, जो अंग्रेज वगैरह थे या विदेशी लोग थे वो हमारे भारत में आते थे भारत को देखने के लिए। तो वो अपनी बुक वगैरह लिखते थे, या मतलब अपनी यात्रा के बारे में लिखते थे कि जो भारत है वो कैसा है। तो एक हिस्ट्रीज नामक एक बुक है जो किसने लिखी है? हेरोडोटस ने लिखी है। हेरोडोटस ने उसमें फारस और भारत के संबंध के बारे में लिखा है। सेकंड जो है वो एरियन ने लिखा है, एरियन बुक है। अलेक्जेंडर द्वारा भारत पर आक्रमण, यानी एरियन द्वारा लिखा गया है। अलेक्जेंडर द्वारा भारत पर आक्रमण, किसके द्वारा? एरियन द्वारा, यानी एरियन के यात्रा वृतांत में। इसी के संग टॉलमी है, हेनसांग और फाहियान है, जो कि हर्षवर्धन और चंद्रगुप्त के बारे में बताते हैं। और तारानाथ हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार के बारे में अपने यात्रा में वर्णन किया गया है। तो ये तो था आपका यूनिट नंबर 1। इसी के संग आपकी ये वीडियो जो है वो ख़त्म होती है। पेपर में क्वेश्चन डायरेक्टली ही आता है आपका इस चैप्टर में से कि इतिहास को जानने के स्रोत के बारे में बताइए। तो आप ये प्रॉपर पूरा चीज़ लिखेंगे, जैसे मैंने डायग्राम बनाया है सेम ऐसे ही डायग्राम बना के। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।